तो आज हम लोग शुरू करते हैं क्लास 10 सोशल साइंस, दैट इज़ कॉल्ड द रिवीजन नोट एंड हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो ये जो चैप्टर है बेसिकली यहाँ पे नेशनलिज्म की बात हो रही है फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद क्या है, पहला जो पॉइंट है इसको हम लोग समझेंगे अच्छे से। इन 1848 फेडरिक सोरियू अ फ्रेंच आर्टिस्ट, जो कि फ्रेंच आर्टिस्ट थे 1848 में हमारे, जिनका नाम था फेडरिक सोरियू, एंड द आर्टिस्ट प्रिपेयर अ सीरीज ऑफ 4 प्रिंट विजुअलाइजिंग। मतलब उन्होंने क्या किया था कि आपका उन्होंने प्रिपेयर किया था 4 प्रिंट वाले, ठीक है, 4 प्रिंट जो होते थे विजुअलाइज करना या देख सकना किसी भी चीज़ को। हिज ड्रीम ऑफ वर्ल्ड मेड अप ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। आप सोच रहे होंगे कि ये जो आर्टिस्ट है ये क्या पेंटिंग वाले आर्टिस्ट है? बोले नहीं, ये पेंटिंग वाले आर्टिस्ट नहीं है, ये एक्चुअली में डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक दोनों का यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन है इसको उन्होंने बनाया। द मेड अप ऑफ द डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, दैट्स इट, एंड ही कॉल्ड दैम, ठीक है, इसी को कहा। सेकेंड पॉइंट है हमारा कि आर्टिस्ट ऑफ द टाइम और द फ्रेंच रिवोल्यूशन पर्सनलाइज लाइब्रेरी एज अ फीमेल फिगर। जो उस समय टाइप के जो आर्टिस्ट होते थे, जो फ्रेंच रिवोल्यूशन हम लोग ने पहले पढ़ा था क्लास 9 में, आप चाहे तो उसको देख सकते हो। दैट इज़ अ लिबर्टी एज अ फीमेल फिगर। फीमेल फिगर के लिए उस समय क्या होता है, लिबर्टी नहीं थी, लेकिन ये होने के बाद में फ्रेंच रिवोल्यूशन होने के बाद पर्सनलाइज हम लोग का फीमेल लिबर्टी हो गया, कि उन लोग को थोड़ी सी छूट मिली। फिर क्या क्या हुआ, आपका तीसरा नंबर पॉइंट में देखते हैं हम लोग। अकॉर्डिंग टू द सेरियो द यूटोपियन विजन, जो यूटोपियन विजन था हम लोग का, द पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज अ डिस्टिंक्ट नेशंस। मतलब अलग अलग नेशंस की अगर हम लोग बात कर ले, जैसे आइडेंटिफाई थ्रू देयर फ्लैग्स एंड नेशनल कस्टम, उनको अपने देश के झंडे के अनुसार पहचाना गया। जैसे इंडिया को हम लोग तिरंगा के रूप में जानते हैं, फिर अलग से जापान का अलग है, चाइना का अलग है, तो हर एक देश का कप का क्या है कि अलग अलग है। तो बेसिकली यहाँ पे आइडेंटिफाई फ्लैग से हम लोग पहला तो हम लोग का कॉन्सेप्ट क्या है, आइडेंटिफाई फ्लैग्स एंड देन नेशनल कॉस्ट्यूम, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर नेशनल कॉस्ट्यूम की भी बात हो रही है, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 में देखेंगे हम लोग दिस चैप्टर विच डील्स विद द मेनी ऑफ द इशूज ऑफ विजुअलाइज बाय द सोरू। इस चैप्टर में हम लोग जो डील देखेंगे वो है हमारा मेनी ऑफ इशूज विजुअलाइज। एक सेकेंड गाइस। तो इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली ये सारी चीज़ देखेंगे, जिसमें सोरू के बारे में हर चीज़ यहाँ पे डिटेल्ड में आपका बारे में उसके बारे में दिया हुआ है। फिर फिफ्थ में हम लोग देखेंगे ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी नेशनलिज्म इमर्ज एज अ फोर्स। तो 19वीं शताब्दी में क्या था कि जो नेशनलिज्म से राष्ट्रवाद था वो इमर्ज हो गया एज अ फोर्स में, जो हमारा जो बल था विच बाउट अबाउट द स्वीपिंग चेंजेस इन द पॉलिटिकल। तो इसमें क्या हुआ, को स्वीपिंग चेंज हो गया इन द पॉलिटिकल एंड द मेंटल वर्ल्ड ऑफ द यूरोप। जो मेंटेलिटी थी यूरोप की, बेसिकली कोई भी नेशनलिज्म जो होता है वो 2 चीज़ पे डिपेंड करता है। पहला आपका पॉलिटिकल है और सेकंड क्या है, नेशनलिज्म है। दोनों चीज़ जब एक साथ में मिलती है तब जाकर के ये चीज़ अलग से क्रिएट करते हैं और डिमांड भी यहाँ पे क्रिएट होता है। और तीसरा एक और बात है जिसमें मेंटलिज्म या मेंटल वर्ल्ड आप बोल लो। तो मेंटल जो होता है बेसिकली चीज़ों और लोगों के बीच में डिपेंड करता है कि किसकी मेंटलिटी क्या होती है। किसी देश में रहने वाले व्यक्ति की मेंटलिटी उसके देश के होने वाले विकास या पॉलिटिकल रीजन के ऊपर भी डिपेंड करती है। थिंकिंग, यस, द थिंकिंग एबिलिटी। नंबर 6 है द एंड रिजल्ट ऑफ दिस चेंजेस वाज इमर्ज ऑफ द नेशन स्टेट इन द प्लेस ऑफ द मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर्स ऑफ द यूरोप। तो बेसिकली उस टाइम की अगर हम लोग बात करें तो जो इसका एंड रिजल्ट हुआ वो चेंजेस हुए। क्या क्या चेंजेस हुए, इमरजेंस हुए, कहाँ कहाँ पे, नेशनल स्टेट इन द प्लेस ऑफ, जो हम लोग के नेशनल स्टेट थे प्लेस में, फॉर एग्जांपल आपका मल्टी नेशनल डायनेस्टिक्स और एम्पायर्स ऑफ द यूरोप। तो इस पर सबसे ज़्यादा जो मल्टी नेशनल डायनेस्टिक एम्पायर्स ऑफ द यूरोप है, इस पर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा उस टाइम पे। अगर हम पॉइंट 7 में हम लोग देखेंगे तो अ मॉडर्न स्टेट इन विच अ सेंट्रलाइज पावर एक्सरसाइज सॉवरेन्स कंट्रोल ओवर द क्लियरली डिफाइंड टेरिटरी। तो वहाँ पे क्या थे कि अलग अलग लोगों की, जैसे मॉडर्न स्टेट है, किसी को अगर मॉडर्न स्टेट घोषित कर दिया गया उसकी टेरिटरी अलग है। कोई ऑलरेडी अगर सेंट्रलाइज पावर में नहीं है वो देश, तो उसकी टेरिटरी अलग है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इंडिया की एग्जाम्पल लेकर अगर आपको इस चीज़ के समझाएं तो जो सेंट्रल की टेरिटरी है वो अलग होगी और जो स्टेट की टेरिटरी है वो अलग होगी। तो टेरिटरी पावर को भी यहाँ पे भी यूरोप में भी आपका सेंट्रलाइज पावर से यहाँ पे एक दूसरे के साथ में कनेक्ट किया गया है।
जिसमें आपका क्या है, एक्सरसाइज सॉवरेन कंट्रोल ओवर द क्लियरली डिफाइंड टेरिटरी एंड हैड बीन डेवलपिंग ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन यूरोप। तो डेवलपमेंट जो हो गया हमारा लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम है, मतलब काफ़ी लंबा टाइम लेकर के यूरोप में इस चीज़ को डेवलप किया गया। टाइम लगता है, अगर देखिए यहाँ पे अगर आप शुरू से लेकर अभी तक का पॉइंट में 3 चीज़ आप अच्छे से देख पा रहे हैं, पॉलिटिकल, मेंटेलिटी और नेशनलिज्म। 3 चीज़ के ऊपर यूरोप बहुत ज़्यादा फोकस करती थी कि किस तरीके से अपने हिसाब से चीज़ों को कस्टमाइज़ किया जाए, जबकि अदर्स कंट्री इस चीज़ पर फोकस नहीं करते थे, लेकिन यूरोप करता था। तो उसी का रिजल्ट यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट नंबर 8, बट अ नेशन स्टेट वॉज वन इन विच द मेजोरिटी ऑफ द सिटीजन। ठीक है, नेशन स्टेट अगर किसी को कह दे तो वहाँ पे आपका मेजोरिटी ऑफ इट्स सिटीजन होता है। जैसे हम लोग की राजधानी क्या है, इंडिया की राजधानी न्यू दिल्ली, तो मेजोरिटी ऑफ हम लोग का जो पॉपुलेशन है वो हम लोग का सिटीजन का न्यू दिल्ली ही होगा। ठीक है, नॉट ओनली इट्स रूरल कम टू डेवलप अ सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी। अगर आप कॉमन आइडेंटिटी की बात करेंगे इंडिया की तो वो हमारा न्यू दिल्ली है। एंड द शेयर हिस्ट्री एंड डिसेंट, आपका शेयर हिस्ट्री भी वहीं से स्टार्ट होता है। तो किसी ने उसको सोच समझ के ही ना हम लोग की राजधानी बनाया इंडिया की। तो आप यूरोप का जो मेंटलिज्म है या नेशनलिज्म है या पर्सनल एफिशिएंसी है या आप थिंकिंग एबिलिटी की बात कर लो, हर चीज़ में एक समानता है, एक कॉमन चीज़ है, जिससे क्या होता है एक दूसरे को हम लोग रिलेट कर पाते हैं, और टेरिटरी को भी। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका पॉइंट नंबर 9 है, दिस चैप्टर विल लुक द डाइवर्स प्रोसेसेस थ्रू द नेशन स्टेट्स एंड नेशनलिज्म कम इनटू द बिंग ऑफ 19th सेंचुरी इन यूरोप। 19वीं शताब्दी में यूरोप में जो हम लोग का नेशनलिज्म आया, पहला तो इस चैप्टर में उसके बारे में है, एंड सेकंड है जो डाइवर्स प्रोसेस हुए उस थ्रू में। क्योंकि उस समय से पहले अगर 19th सेंचुरी के पहले की बात करें तो ऐसा कुछ हुआ नहीं था, लेकिन 19th सेंचुरी से यूरोप में ये सारे चीज़ आना स्टार्ट हो गए। ठीक है, तो देखते हैं, पहला एक टॉपिक है हमारा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। तो आपको ये समझना है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन एक्चुअल में क्या था, ठीक है, एंड द आइडिया ऑफ नेशन। तो एक देश का जो आइडिया होता है वो होता क्या है एक्चुअली में। तो काफ़ी इस चैप्टर से आपको मेंटली और थिंकिंग एबिलिटी में काफ़ी मदद मिलेगी। पहला पॉइंट है आपका, द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म कैम विथ फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन 1789। पहला क्लियर एक्सप्रेशन जो नेशनलिज्म में आया वो आया फ्रेंच रेवोल्यूशन में, जो कि 1789 में हुआ था पहला। सेकेंड है द पॉलिटिकल एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज द कम इन द वेक ऑफ द फ्रेंच रिवोल्यूशन लेड टू द ट्रांसफर ऑफ सर्विजिनिटी फ्रॉम द मोनेस्ट्री ऑफ ए बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन। तो पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल जो चेंज होते हैं, हमेशा याद रखिएगा एक देश में हमेशा 2 तरह के चेंजेस लाए जा सकते हैं। पहला तो पॉलिटिकल चेंज जो कि हमेशा होता है, और सेकेंड आपका कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जो संवैधानिक है, जिसको बनाया गया है, जिसका जो नियम है, लॉ है, कानून है, लॉ एंड इन्फोर्समेंट अगर कह लें आम सी भाषा में। चेंज कैम टू द वेक द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन को जगाने में ये दोनों चीज़ का बहुत बड़ा हाथ था, पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस। और इसमें क्या हुआ, ट्रांसफर ऑफ सॉवरेनिटी हुआ, कहाँ पे, मोनेटरी बॉडी ऑफ द फ्रेंच सिटीजन। तो फ्रेंच सिटीजन यहाँ पे वो उसकी बॉडी का बात नहीं किया जा रहा, कहने का मतलब उन लोगों की जो समूह या ग्रुप है वो किस तरीके से अपने आप को मूव ऑन करेंगे या फिर आगे लेके जाएंगे, इस तरीके के बारे में भी वो लोग सोचने पे विवश हो गए जब ये दोनों में चेंजेस आए। ऑफकोर्स ये बात है कि अगर किसी भी देश में पॉलिटिकल चीज़ चेंजेस होती है या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल भी चेंज करते हैं तो लोगों पे इसका असर पड़ता है। फॉर एग्जांपल एक लॉ बना था हम लोग के यहाँ पे 370 आर्टिकल, आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, वो जम्मू एंड कश्मीर में इस चीज़ का यूज़ हुआ था, तो उसको हटाया गया। ठीक है, इससे कुछ लोग खुश थे और कुछ लोग नहीं थे। तो यहाँ पे देखिए 2 चीज़ हुआ एक साथ में, पहला तो पॉलिटिकल चेंजेस हुए थे और सेकेंड है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज। अगर इसके एग्जांपल अगर स्पेसिफिकली अगर आप चाहते हैं तो दैट्स इट। नेक्स्ट पॉइंट है आपका द आइडिया ऑफ ले पैट्री द फादरलैंड एंड द ले सिटी ऑन द सिटीजन emphasize the notion of the united community enjoying equal rights under a constitution। तो जो फादरलैंड थे और जो सिटीजन थे, मतलब जो जहाँ के रहने वाले, जिनके बाप दादा एक जगह पे रहते थे, फॉर एग्जांपल वो एम्फेसाइज करते थे नोशन को, जैसे कि यूनाइटेड कम्युनिटी हो गई हमारी, जैसे हम लोग का हिंदुइज्म हो गया या मुस्लिमिज्म हो गया। तो अगर उनके फादरलैंड जिस जगह पे होंगे तो वहाँ के जो सिटीजन होंगे एक साथ यूनाइट रहेंगे और एंजॉइंग इक्वल राइट्स अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार हम सबको इक्वली राइट्स है और ये काफ़ी अच्छी बात है। तो सेम चीज़ अगर उन लोगों को पता चला होगा
मे भी उनका हो सकता है कुछ कॉन्स्टिट्यूशन अलग हो हम लोग से, लेकिन बेसिकली सबका बेस सेम होता है। तो काफ़ी अच्छा लगा होगा, इसीलिए इस चैप्टर इस पॉइंट में लिखा हुआ है कि दे इंजॉइंग द इक्वल राइट्स। ओके, कोई भेदभाव नहीं था। फिर से फोर्थ पॉइंट हम लोग देखेंगे, द ई स्टेट जनरल वॉज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन रीनेम्ड द नेशनल असेंबली। देखिए यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट है सीखने का। उस समय पे आपका एक्टिव सिटीजन क्या था, एक पैसिव सिटीजन। एक्टिव सिटीजन वो चीज़ होता था जो लोगों को एक्टिवली हर चीज़ उसमें इन्वॉल्व रहते थे, वो चाहे वो लीडरशिप हो, पॉलिटिकलशिप हो, या नेशनलिज्म का बात हो, या मेंटलिज्म का बात हो, हर चीज़ में ये लोग आगे रहते थे। तो इन्होंने ई स्टेट जनरल को इलेक्ट करवा दिया और अपनी बॉडी के द्वारा में रीनेम्ड द नेशनल असेंबली, और इसका नाम रख दिया नेशनल असेंबली। ओके, तो नेशनल असेंबली कैसे इस्टेब्लिश हुआ, कहाँ से हम लोग चले थे, एक पॉलिटिकल चेंजेस आया, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल आया, फिर नेशनल असेंबली, फिर बहुत सारा अभी देखते जाएंगे कि कैसे कैसे ये चेंजेस आने स्टार्ट हुए। तो ये सारे चेंजेस के बारे में लोग पढ़ रहे हैं। फिर फिफ्थ क्या है, इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़, जो हम लोग के इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ है, आज इंडिया में इसको आपका SWC स्वेस वेलफेयर चार्ज कहते हैं। ठीक है, और कोई भी हम लोग का जो टैक्स लगता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई बाहर से माल इंपोर्ट होता है या हम लोग बेचते हैं, तो अगर हम लोग खरीदते हैं तो हम लोग पे IGST लगता है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये पहले नहीं था लेकिन अब है। तो पहले कुछ और लगता था लेकिन अभी स्पेसिफिकली यही लगता है, चाहे किसी भी देश से है, इंटरनेशनल से। तो दैट्स इट। तो उस समय क्या था, इंटरनल कस्टम ड्यूटी से जस्ट स्टार्ट हुआ था उस समय हम लोग। अभी इसको हम लोग CW बोलते हैं, कस्टम ड्यूटी ओनली, CD। एंड ड्यूज वेयर अबॉलिश, एंड उसको कानून को जो इंटरनल कस्टम ड्यूटीज और उसके जो ड्यूज है उसको एबॉलिश किया गया, माना गया। एंड अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर वॉज अडॉप्टेड। जो हम लोग का यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स है उसको भी और मेजर को भी उस टाइम पे अडॉप्ट किया गया, लिया गया। नेक्स्ट है, द रिवॉल्यूशनरी फर्दर डिक्लेयर दैट इट वॉज द मिशन एंड द डेंसिटी ऑफ द फ्रेंच नेशन टू लिबर द पीपल ऑफ यूरोप फ्रॉम द डिपोटिज्म। ठीक है, दैट इज नॉट कॉल्ड नेपोटिज्म, ओनली डिपोटिज्म। ओके, रिवॉल्यूशनरी फर्दर डिक्लेयर, तो रिवॉल्यूशनरी को बाद में डिक्लेयर किया गया, लेकिन आप अगर इतने सारे चेंजेस आप देख पा रहे हो तो मेरे हिसाब से रिवॉल्यूशनरी जो चीज़ है वो पहले हो चुकी है, डिक्लेयर बाद में हुआ कि हाँ हुआ बाद में। ये तो वही बात हो गई, तो गोली पहले निकली है और लोगों को बाद में पता चल रहा है कि गोली चल चुकी है, तो वही बात है। द मिशन एंड द डेंसिटी ऑफ द फ्रेंच नेशन, तो मिशन के बारे में अगर कहें और डेंसिटी ऑफ द फ्रेंच नेशन की बात करें तो यहाँ पे जो लिबर्टेड है पीपल्स, वो क्या है, यूरोप फ्रॉम द डिपोटिज्म। ठीक है, डिपोटिज्म आप इसको तोड़ दो, क्या होगा, डिपोटिज्म, डिपोट किसी भी चीज़ को अगर हम लोग, यस, तो एक दूसरे के साथ में जो पीपल थे वो लिबर्ट करते थे, लिबर्टी के साथ में रहते थे। 7 है, स्टूडेंट एंड अदर मेंबर एडुकेटेड मिडिल क्लास बिगन सेटिंग अप अ जैकोबिन क्लब। ठीक है, अब क्या था उस टाइम में, वहाँ से स्टार्ट हुआ ये सारा चीज़। जो स्टूडेंट थे और जो अदर मेंबर थे, एजुकेटेड मिडिल क्लास के, ठीक है, पढ़े लिखे मिडिल क्लास के, यहाँ अनएडुकेटेड की बात नहीं हो रही, जो एक्चुअल में पढ़े लिखे थे, दे हैव अ डिग्री, दे हैव अ सब एवरीथिंग दैट हैव। तो उन्होंने जैकोबिन क्लब को सेट करना स्टार्ट किया उस टाइम में। क्यों किया, अब हम लोग अगले पॉइंट में देखेंगे। देयर एक्टिविटीज एंड कैंपेन प्रिपेयर बाय द वे फॉर द फ्रेंच आर्मीज विच मूव्ड इनटू द हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड एंड मच ऑफ द इटली इन 1790s। तो ये एक्टिविटी और कैंपेन को तैयार इसीलिए किया था, जो फ्रेंच आर्मी थी वो मूव हो गए थे कहाँ कहाँ पे, हॉलैंड है, बेल्जियम है, स्विट्जरलैंड है एंड मच ऑफ इटली इन 1790। इटली में आपका 1790 में हुआ। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 9, द फ्रेंच आर्मीज बिगन टू कैरी द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म अबॉर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, जो फ्रेंच आर्मीज थी वो अपने जो आइडिया ऑफ नेशनलिज्म को इसको बाहर भेजने लगे विदेशों में। ठीक है, तो आप सोच रहे होंगे कि हम लोग देश में रहते तो हमारे विदेश हो गए, अमेरिका, जर्मनी, रसिया, फ्रांस, उन लोगों के भी विदेश होते हैं जिनका, क्योंकि इंडिया एक पूरा देश है, रसिया भी एक पूरा देश है, वहाँ पे रसिया बोली जाती है, वी आर इंडियंस। तो हम लोग को लिया जो अलग देश है, जैसे आपका यूएस है, यूएसए के लिए विदेश जो हो गया अबॉर्ड, तो वो हो जाएगा आपका रसिया, वो उसका देश नहीं है, वो विदेश है, विदेश। ठीक है, जो अपना देश ना हो, अगर इसको आप तोड़ोगे तो दैट इज कॉल्ड द ब्रेकिंग टेक्निक। नेक्स्ट है, थ्रू
अ रिटर्न ऑफ मोनेरेची नेपोलियन हैड नो डाउट डिस्ट्रॉय द डेमोक्रेसी इन फ्रांस। तो रिटर्न में क्या था कि नेपोलियन को कोई डाउट नहीं था कि वो डिस्ट्रॉय कर देगा जो डेमोक्रेसी थी फ्रांस में। नेपोलियन बोनापार्ट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। बट इज द एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड he had to incorporated revolutionary principle in order to make the whole system more rational and efficient। देखिए, नेपोलियन बोनापार्ट एडमिनिस्ट्रेशन फील्ड में हर चीज़ को नहीं मानता था, इनकॉर्पोरेटेड उसका माइंडसेट भी इनकॉर्पोरेटेड था। इसी की वजह से इनकॉर्पोरेटेड माइंड हमेशा इनकॉर्पोरेटेड रिवोल्यूशनरी प्रिंसिपल को जन्म देता है। एक सिस्टमेटिक माइंड हमेशा एक सिस्टमेटिक वे को जन्म देता है, और इनकॉर्पोरेटेड रिवोल्यूशनरी माइंडसेट जो होता है आपका, वो इनकॉर्पोरेटेड रिवोल्यूशनरी प्रिंसिपल को ही जन्म देता है। तो उससे क्या होगा, रैशनल होगा, चीज़ें रैशनल होगी, रैश होगा, लेकिन क्या होगा, इफिशियंट रहेगा कि हाँ काम बन रहा है, लेकिन चीज़ें रैशनल हो जाएगी। और रैशनल चीज़ें शॉर्ट टर्म के लिए तो बढ़िया है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी भूचाल हो जाता है इस पर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 11 नंबर पॉइंट, द सिविल कोड ऑफ 1804। अगर उसका बात करें तो यूजुअली नॉन एज नेपोलियनिक कोड। तो ये क्या होता था, सिविल कोड ऑफ 1804? इसमें क्या होता था कि डिड अवे दिल ऑल द प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ, स्टैब्लिश इक्वलिटी। तीन चीज़ की बात यहाँ करो, पहला कोई पैदा होता है, सेकंड जो स्टैब्लिश करता है अपने आप को, और इक्वलिटी लेता है पूरे के पूरे सोसाइटी में बिफोर द लॉ के पहले की अगर मैं बात करूँ तो, एंड सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी। और उसका सिक्योर्ड जो होता है वो राइट वे होता है प्रॉपर्टी में। फिर 12th में हम लोग देखेंगे नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न, ठीक है। तो नेपोलियन का अगर हम लोग ड्रॉबैक भी पढ़ रहे हैं तो उसका थोड़ा सा अच्छाई भी देख लेते हैं ना। एक किसी भी आप इंसान में पकड़ लो ना, उसमें बुराई भी होगी, अच्छाई भी होगी, डिपेंड करता है आप देखना क्या चाहते हो, ठीक है। तो नेपोलियन के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। तो नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेशन डिवीज़न जो इतना क्रिटिकल या हाइपोथेटिकल था, उसको क्या किया, उसने सिंप्लीफाइड कर दिया, बोला एकदम सिंपल करते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं। एबॉलिश टू द फेडरल सिस्टम में उसको लेकर के आया, एंड द फ्रीड द पीसेंट फ्रॉम द सेफ्ड्रॉम एंड द मोनेरियल ड्यूज। हर चीज़ पे उसमें अप्लाई करवाया, चाहे मोनेरियल ड्यूज हो या सेफ्रोडॉन हो या फिर फेडरल सिस्टम हो, हर जगह पे। तीसरा 13 पॉइंट है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वेयर इम्प्रूव। जो हम लोग के ट्रांसपोर्ट थे और जो कम्युनिकेशन सिस्टम था, दोनों को उसने इम्प्रूव करवाया। ऑफकोर्स सी बात है कि एडमिनिस्ट्रेशन डिवीज़न अगर बढ़िया हो जाए किसी भी जगह का, अभी भी इंडिया की अगर बात करें, एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ अगर ऐसे लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, तो कुछ नहीं हो सकता। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम इम्प्रूव हुए। वहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन था, कम्युनिकेशन सिस्टम था, उसको इम्प्रूव किया गया। एंड बिजनेसमैन एंड स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर ऑफ गुड्स इन अ पर्टिकुलर एंड बिगेन टू रियलाइज दैट यूनिफॉर्म लॉस एंड स्टैंडर्डाइज वेट एंड मेजर्स, ठीक है। तो बिजनेसमैन जो थे और जो आपके स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर जो हो गए गुड्स के, वो एक पर्टिकुलर चीज़, जैसे अगर किसी पर्टिकुलर चीज़ की बात करें तो वहाँ पे वो रियलाइज़ हो जाता है कि दैट यूनिफॉर्म लॉस या स्टैंडर्डाइज वेट एंड मेजर्स, जो लॉज है, जो स्टैंडर्डाइज वेट्स है, जो मेजर है, वो एक कॉमन नेशनल करेंसी, जो कॉमन नेशनल करेंसी है आपका, उसके अंदर आता है। वुड फैसिलिटेट टू इम्प्रूव। तो जो फैसिलिटी होती है उससे वो उस चीज़ को इम्प्रूव होते हैं। एक्सचेंज ऑफ गुड्स, किसी देश की कैपिटल कब बढ़ेगी, जब वो गुड्स को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेगा, भेजेगा और वापस लेगा। फॉर एग्जांपल कोई हमको माल बेच रहा है, हम भी उनको माल बेच रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक्सचेंज ऑफ गुड हुआ और एक्सचेंज ऑफ कैपिटल भी हुआ। एक दूसरे के साथ में कैपिटल साझा किए फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन, ठीक है। इसीलिए हमारी गवर्नमेंट इस साल 2023 में इंपोर्ट के ऊपर खास करके बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा कर रही है, अब प्लस बहुत सारे चार्जेस जो है माफ़ भी कर रही है इंपोर्ट से रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 है, इन मेनी प्लेसेस सच एज हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, ब्रसल्स, मिनियाज, मिलान, वार्साओ एंड द फ्रेंच आर्मीज वेयर वेलकम टू हर्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी। तो सच एज प्लेस जैसे आपका हॉलैंड हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, ब्रसल्स हो गया, मियान हो गया, मिलान हो गया, वार्सा हो गया, एंड द फ्रेंच आर्मीज वेयर वेलकम टू, ठीक है, वहाँ पे फ्रेंच आर्मी का वेलकम किया गया एज द हर्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी। इसको मैं क्या बोलूँ मालूम मेरे भाषा में या सिंपल कॉन्सेप्ट में, यहाँ पे आपका आधा लिबर्टी है मेरे हिसाब से और आधा इंडिपेंडेंसी है और आधा आपका बाउंडेशन है। फुल्ली बाउंडेशन कहीं पे या फुल्ली इंडिपेंडेंट या फुल्ली बाउंडेशन कहीं पे नहीं होता है, ये बीच का है। फिर आपका क्या है 16, इट बिकम क्लियर दैट द न्यू एडमिनिस्ट्रेशन अरेंजमेंट डिड नो
डिड नॉट गो हैंड इन हैंड विद अ पॉलिटिकल फ्रीडम। मैंने क्या बोला था अभी इसके पहले में बात हुई थी इस कॉन्सेप्ट के बारे में कि पॉलिटिकल फ्रीडम में जो नया एडमिनिस्ट्रेशन कोई भी बनता है, चाहे यहाँ का भी बने या विदेश का बने, कहीं का भी बने, वो अरेंजमेंट ठीक से नहीं हो पाता है उस टाइम पे, क्योंकि उसको एबॉलिश में लाने के लिए काफ़ी टाइम लग जाता है और ये एक हाथ से दूसरे हाथ में नहीं जाता है। इसको क्या होता है, रीजनरेट करना पड़ता है, रिन्यू करना पड़ता है। ठीक है, आप देख सकते हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, इंक्रीज टैक्सेशन, सेंसरशिप, फोर्स्ड कंस्पिरेशन इनटू द फ्रेंच आर्मी रिक्वायर्ड टू कॉन्कर द रेस्ट ऑफ द यूरोप। टैक्स इंक्रीज जानते हैं, एक देश का सबसे बड़ा जो क्या बोलते हैं मैं उसको अपने भाषा में, सबसे बड़ा जो दुख होता है, ठीक है, अगर दुख या सौरव बोल देना तो वो है इंक्रीज टैक्सेशन। वो टैक्स इंक्रीजेशन वो तो अमीर पे हो रहा है सो अलग है, लेकिन जो मिडिल क्लास फैमिली या लोअर मिडिल क्लास या फिर पुअर क्लास वाले बंदे जो होते हैं ना, सेम उसको भी टैक्स पे करना करता है। दे आर इक्वली पेइंग द टैक्स वॉट एवर दे आर। ओके, सेंसरशिप है, वो भी एक अलग चीज़ है आपका, वो अलग फंडामेंटल चीज़ है। फोर्स कंस्पिरेशन इन द फ्रेंच आर्मी रिक्वायर्ड टू द कॉन्कर टू द रेस्ट ऑफ द यूरोप, ये मजबूर कर देता है इंसान को कि बगावत कर दे। ऑल सिम्स टू बी द आउटवेट द एडवांटेज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन या एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस। एडवांटेज होता है आपका एडमिनिस्ट्रेशन चेंजेस में। फिर नेक्स्ट है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अब क्या होता है, जो नेशनलिज्म होता है यूरोप का, उसमें क्या होता है, जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड वेयर डिवाइडेड इनटू किंगडम्स। तो आपका क्या है, जर्मनी हो गया, इटली हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, इसको किंगडम में डिवाइड करते हैं। डच, कर्नल्स, ठीक है, कैंटन्स, हुज रूलर्स एंड देयर ऑटोनोमस टेरिटरीज। यहाँ पे रूलर और उसका ऑटोनोमस टेरिटरी के बारे में भी जानेंगे। ऑटो मतलब स्वचालित, नोमस माने जानने वाला, तो ये इसका ये मीनिंग है। सेकेंड है दे डिड नॉट सी देमसेल्फ एज अ शेयरिंग ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी या कॉमन कल्चर। अब वो लोग को क्या हो रहा था कि वो लोग अपने आप को देख नहीं पा रहा था कि वो लोग शेयरिंग कलेक्टिव आइडेंटिटी में है या कॉमन कल्चर में है। सेकेंड पॉइंट है हमारा। थर्ड है आपका द हर्सबर्ग अम्पायर रूल्ड ओवर द ऑस्ट्रिया हंगरी। ठीक है, तो आपका जो हैब्सबर्ग है वो जिसके जो अम्पायर थे उन्होंने रूल किया कहाँ पे, ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रिया में कहाँ पे, हंगरी पे। इन हंगरी हाफ ऑफ द पॉपुलेशन स्पोक magyार। ठीक है, वो लोग magyार बोलता था, वाइल द अदर हाफ स्पोक एक सेकेंड गाइस वैरायटी ऑफ डायलेक्ट्स। अब जैसे इंडिया है, इंडिया में थोड़ी ना ऐसा है कि सारे हिंदी बोलते हैं। अब अगर आप साउथ में जाओगे तो वहाँ पे क्या बोलेंगे, तमिल बोलेंगे, केरल तेलुगु है, ठीक है, मलयालम है। आसाम में जाएंगे तो आसामी बोलते हैं कुछ लोग, पंजाब में जाएंगे पंजाबी बोलते हैं, ठीक है, बंगाल में बंगाली हो गया, राजस्थान में राजस्थानी, दिल्ली में खड़ी बोली बोला जाता है या खड़ी हिंदी बोलते हैं उसको हम लोग। तो हर जगह की भाषाएं अलग अलग है, तो इसको हम लोग डायलेक्ट्स ही बोलते हैं। इंडिया का डायलेक्ट्स में भी बहुत सारा वेराइटी है, सेम वहाँ पे भी था। तो क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 5 में हम लोग देखेंगे, बिसाइड दिस द 3 डोमिनेंट ग्रुप देयर आर ऑल्सो लिव्ड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द अम्पायर। तो 3 डोमिनेंट ग्रुप को छोड़ करके क्या है, ये लोग रहते थे बाउंड्रीज ऑफ द अम्पायर में। ठीक है, कि अपना खुद का अंपायर बनाए। कोई भी राजा एक ही चीज़ करेगा कि अपना खुद का अंपायर बनाएगा, खुद का बाउंड्री सेट करेगा और उसी में अपना को कोशिश करेगा रूल करने का। लेकिन कैसे, अगर पॉपुलेशन डेंसिटी नहीं बढ़ रहा है, एक्सचेंज ऑफ गुड नहीं बढ़ रहा है, आप कैपिटल पे भी फोकस नहीं करें, खास करके फाइनेंस। ठीक है, किसी भी देश को तोड़ना है ना, या टूट चुका है कोई भी देश, तो उसका सबसे बड़ा वजह होता है वहाँ का फाइनेंस या टैक्सेशन। बगावत कभी भी हुआ है जनता में तो टैक्सेशन को लेकर के हद से ज़्यादा हुआ है। कारण क्या, अगर आप टैक्स को इंक्रीज़ कर देंगे, कुछ भी करेंगे ना, टैक्स से छेड़खानी होगा या बढ़ गया, घटा तो ठीक है, जनता खुश हो जाएगी, और बढ़ गया ना तो जनता का गुस्सा भी उबलता है उसके साथ में। सेम यहाँ पे भी यही केस हुआ है। द ओनली टाई बाइंडिंग दिस डाइवर्स ग्रुप टुगेदर वॉज कॉमन एलिजेंसी टू द इम्पीरियर। तो कोई भी सत्ता चलाने के लिए, ठीक है, किसी भी सत्ता को चलाने के लिए आपको ये खास करके ध्यान रखना पड़ेगा, टैक्सेशन वाला मामला जो है। तो ये मामला में क्या, आपको हमेशा कम रखना होगा टैक्स को। अगर आप टैक्स इंक्रीज करेंगे तो ऑटोमेटिक डूबना तय है आपका, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो यही हुआ यहाँ पे। फिर हम लोग देखेंगे द अरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। अब क्या हुआ, इतना सारा चीज़ जब हुआ तो उसके साथ में एक न्यू चीज़ आया,
आर्स्टोक्रेसी एंड न्यू मिडिल क्लास। तो ये लोग कैसे थे? पहला है सोशली एंड पॉलिटिकली अ लैंडेड एरिस्टोक्रेसी वर डोमिनेंट क्लास ऑन द कंटेंट। ठीक है, उस टाइम का ये जो न्यू मिडिल क्लास था ना वो डोमिनेट करता था पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट को। ठीक है, सोशली भी और पॉलिटिकली भी। अच्छा एक बात बताइए, अगर आप लोग 100% पॉपुलेशन में हैं, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें से 80% जो पॉपुलेशन है वो क्या है, डोमिनेट कर रहा है। मतलब पूरा का पूरा जो फॉर एग्जांपल अगर एक क्लास में 100 बच्चा है तो 80 बच्चा क्या हुआ है, पूरा हंसी मजाक कर रहा है, डोमिनेट किया हुआ है। तो पूरा क्लास पे कंट्रोल किसका है? टीचर का है, या वो 20% बच्चा का जो कि शांति से बैठ के पढ़ रहा है, या फिर वो 80% बच्चा का जो कि पूरा क्लास को डोमिनेट किया। ऑफकोर्स वो 80% बच्चा का है जो कि पूरा क्लास को डोमिनेट किया हुआ है। ठीक है, वो टीचर का या फिर 20% बच्चे का वो क्लास नहीं रह जाता है। तो ये कैसे हो गया? अगर टीचर को इसको डांट भी नहीं रहा तो ये इसका मतलब ये हो गया कि वो सोशली और पॉलिटिकली काफ़ी डोमिनेंट है, क्लास में भी और क्लास के बाहर भी। तो इस चीज़ को आपको समझना है। सेकेंड है द मेंबर्स ऑफ दिस क्लास वेयर कॉमन वे ऑफ लाइफ कट अक्रॉस द रीजनल डिवीज़न। तो मेंबर्स ऑफ द क्लासेस ऑफ कॉमन वे है हमारा, तो उसमें से एक रीजनल डिवीज़न भी डाल दिया। यार ये 200 ईयर पुराना ये थ्योरी है। थ्योरी क्या है? ये प्रैक्टिकली हो भी चुका है इंडिया में हम लोग के साथ। डिवाइड एंड रूल, आप किसी की यूनिटी को तोड़ दो, आप ऑटोमेटिक वहाँ पे राज कर सकते हो। ठीक है, तो इनडायरेक्टली ये कॉन्सेप्ट इससे रिलेट कर पा रहे हैं। फिर क्या है? देयर फैमिलीज वेयर ऑफन कनेक्टेड बाय टाइज इफ देयर मैरिजेस। तो फैमिली को कनेक्ट करने के लिए वो मैरिज को यूज़ करते हैं, आज भी हम लोग यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी से रिलेशन इस्टेब्लिश करना, कोई अच्छे घर का फैमिली है तो उसके साथ में क्या हुआ, लड़का लड़की रिलेशन में आ गए और यहाँ पे कनेक्ट हो जाते एक दूसरे के साथ में, फैमिली भी कनेक्ट होती है। वो लड़का लड़की से कनेक्ट नहीं होते हैं, दो परिवार भी मिलते हैं। तो दिस चौथा नंबर पॉइंट में देखेंगे द पावरफुल आर्स्टोक्रेसी हाउ एवर न्यूमेरिकल, एक सेकेंड गाइस, स्मॉल ग्रुप एंड द ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड द इमर्जेंस ऑफ द कमर्शियल क्लासेस हुज एक्सिस्टेंस वॉज बेस्ड ऑन द प्रोडक्शन ऑफ द मार्केट। तो इमर्जेंस जो कमर्शियल क्लास के होते थे वो एक्सिस्टेंस जो करते थे, मैंने एग्जिस्ट करते थे, वो हमारा बेस्ड होता था प्रोडक्शन ऑफ द मार्केट, कि मार्केट में क्या प्रोड्यूस हो रहा है या कितना प्रोडक्शन है। फॉर एग्जांपल कि आज आप जाते हो मार्केट, ठीक है, किसी भी चीज़ का दाम कैसे बढ़ता है, किसे घटता है, इस चीज़ को आप पहले समझिए। कि आज अब मेरे को भिंडी खाने का मन, फॉर एग्जांपल यहाँ का पॉपुलेशन अगर 1 लाख है, ऐसा होता नहीं है मान के चलते, और आज 80,000 लोगों को भिंडी ही खाना है, ठीक है, और हर कोई को 1-1 केजी भिंडी लेना, इस हिसाब से 80,000 केजी भिंडी हो गया। और मार्केट में मात्र 50,000 केजी या 40,000 केजी भिंडी है, ठीक है, माने आधा। तो इसमें क्या होगा, वहाँ पे डिमांड तो हम लोग की तरफ से ज़्यादा है लेकिन सप्लाई कम है। यहाँ पे क्या हो गया, मार्केट का प्रोडक्शन डाउन है लेकिन उसका जो सप्लाई चेन है वो भी डाउन करके रखा हुआ है। उससे क्या हो, उसका रेट हाई हो जाता है, राइट, फ्लक्चुएट हो जाता है। फॉर एग्जांपल कोई बोलेगा कि अगर 40 की भिंडी मिल रही है तो 20 की मिल रही है, तो वो अगर 60 में भी बेचेगा या 50 में भी बेचेगा तो बंदा लेगा, कारण क्या, आज उसको भिंडी ही खाना है। तो दैट्स डिपेंड अपॉन द प्रोडक्शन ऑफ द मार्केट। इस तरह आप मार्केट का प्रोडक्शन को समझ सकते हो इंडस्ट्रियलाइजेशन से, और इसी तरह इसके से इंडस्ट्री काम करती है। तो दैट इज़ द नॉलेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द मार्केट, ओके, एंड दैट इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगेन इन इंग्लैंड। इसकी शुरुआत हुई थी इंग्लैंड से इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, मतलब 18वीं शताब्दी से ये चीज़ स्टार्ट हो गया था। बट इन द फ्रांस एंड द पार्ट्स ऑफ द जर्मनी स्टेट्स इट्स ऑकर ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। मतलब 18वीं शताब्दी के आधा में ये सारा चीज़ इंग्लैंड में हो चुका था सेकेंड हाफ में, लेकिन जर्मनी और फ्रांस में कब आया ये चीज़, ये 19th सेंचुरी में आया। In its wake, new social group come into being, the working class population and the middle class made of industrialization, businessmen and professional। ठीक है, 3 टाइप के लोग उस टाइम में थे वहाँ पे। पहला है इंडस्ट्रियलाइजेशन, बिजनेसमैन एंड प्रोफेशनल। इस तरीके से आप समझ सकते हैं ना कि जर्मनी और फ्रांस उस टाइम में हम लोग के मुकाबले कितना आगे था, कि जिस चीज़ को आज हम लोग क्रिएट कर रहे हैं या फिर प्रोड्यूस कर रहे हैं वो चीज़ उस टाइम में वो लोग 19 में ही करके बैठ गए थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इट वॉज अमॉन्ग द एडुकेटेड लिबरल मिडिल क्लासेस दैट आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी फॉलोइंग द एवोल्यूशन ऑफ द एस्टोक्रेटिक प्रिविलेज गेन्ड बाय द पॉपुलरिटी।
यहाँ पे सारा पॉपुलैरिटी गेम, वहाँ पे भी उस टाइम में पॉपुलैरिटी गेम खेला जाता था। कैसे? एडुकेटेड एलिबरेटेड मिडिल क्लास क्या होता था, उसका कुछ आइडिया होता था। अब वो आइडिया को क्या करता था, नेशनल यूनिटी के साथ में जुड़ गया। अब जब उसका आइडिया जो होता है, क्योंकि मेजोरिटी वो लोग थे, तो मेजोरिटी के साथ जब आइडिया एक साथ मैच हो जाता है तो जो इसका आउटपुट होता है वो क्या होगा, वहाँ पे अबॉलिशमेंट होगा, क्योंकि मेजोरिटी ये चाहता है। अब फॉर एग्जांपल कि एक कमरे में 10 बच्चे हैं, 8 बच्चे ने बोला कि आज मेरे को खाना, मतलब फॉर एग्जांपल मेरे को आज मैंगो खाना है, और 2 बच्चे ने बोला ऑरेंज खाना है। तो क्या रिजल्ट आएगा? कैलकुलेशन क्या बोलती है? कैलकुलेशन यही बोलती है कि मैंगो ही मनाया जाएगा, ठीक है, और मैंगो ही खाएगा सबका सब। क्यों? पहला तो डोमिनेंट, सेकंड है आपका एबॉलिशमेंट, और डिपेंड अपॉन द मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन एंड द कंटिन्यूटी। तो दैट्स इट। तो कुछ एग्जांपल देख करके मैं इस चीज़ को समझा रहा हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट डे क्लास है, हम पार्ट B शुरू स्टार्ट करूँगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।